नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर प्रवीण पाठक, अतिथि शिक्षक इतिहास विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। छात्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वह है मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। जब भी हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता और वैदिक काल के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य का नाम आता है वह है मौर्य साम्राज्य। तो इस विषय में हम बात यह करेंगे कि मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो क्या थी। जैसा कि इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत ही बृहद थी, बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही सुव्यवस्थित थी। जैसा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत सारे अधिकारियों के नाम, बहुत सारे संस्थाओं के नाम, उनका उल्लेख विस्तृत रूप से मिलता है। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। यह जो आपका विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, चाहे आप बीए का हो या एमए का हो या किसी भी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में, तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हमारा जो आज का विषय है मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, जब भी हम मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे तो हमारा केंद्र बिंदु क्या रहेगा? केंद्रीय प्रशासन। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? प्रांत। प्रांतों में क्या आते हैं? मंडल। मंडल के बाद क्या आते हैं? जिले। जिले के बाद क्या आते हैं? गांव। इस तरह से पूरी एक प्रशासनिक व्यवस्था चलती आ रही है, प्राचीन काल से लेकर भी और आज भी चलती आ रही है। तो पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा केंद्रीय शासन व्यवस्था। तो छात्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि केंद्रीय शासन व्यवस्था, तो जब भी परीक्षा में आप लिखिए कि केंद्रीय शासन व्यवस्था, तो याद रखिए कि जब भी केंद्र शासन की बात करेंगे तो हम कब की बात कर रहे हैं? हम 2000 साल पीछे की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमारा क्या आएगा? राजतंत्र। और राजतंत्र में प्रमुख कौन होता है? राजा प्रमुख होता है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिखेंगे केंद्रीय प्रशासन का मुखिया, केंद्र कौन होता है? राजा। और राजा के क्या अधिकार होते हैं? वह सर्वव्यापी होता है, वही न्यायपालिका है, वही सेनापति है, वही सब कुछ है, सर्वव्यापी है। उसके पास सारे अधिकार हैं, मंत्रियों को नियुक्त करना, मंत्रियों को हटाना, सेनापति का पद धारण करना, सेनापति को हटा देना। तो मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना लिखना है परीक्षा में कि राजा सर्वव्यापी होता है, उसके पास सारे अधिकार होते हैं, शासन प्रशासन के सभी अधिकार होते हैं। चाहे वो अधिकारियों को बैठा सकता है, अधिकारियों को हटा सकता है, किसी को भी नियुक्त कर सकता है, साम्राज्य का विस्तार कैसे करना, सारे निर्णय राजा के द्वारा लिए जाते हैं। तो यह तो हो गया है राजा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि राजा भले ही उसके पास सर्व अधिकार हैं, सभी अधिकार हैं, लेकिन उसके अपने प्रमुख कर्तव्य होते थे। क्या कर्तव्य होते थे उसके? एक तो होता था कि प्रजा की सुरक्षा करना। सुरक्षा किससे करना? जो बाह्य आक्रमण होते थे उनसे उनकी रक्षा करना, धर्म का पालन करना, प्रजा के सुख दुख में सम्मिलित होना आदि, इन सब चीज़ों का कर्तव्य निर्वहन राजा को करना होता था। इसके अलावा राजा तो है, राजा के पास इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था है, तो जाहिर सी बात है कि राजा को इस प्रशासनिक व्यवस्था में सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए भाई अधिकारी भी तो होंगे। आज भी हम देखते हैं कि हमारे यदि प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति है या मुख्यमंत्री हैं तो इतने बड़े देश या इतने बड़े राज्य को चलाते हैं, तो उनके पास भी एक बहुत बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था होती है। मतलब बहुत सारे अधिकारी होते हैं, बहुत सारे सचिव होते हैं, बहुत सारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री होते हैं। उसी तरह से राजा होता, लेकिन उसकी सहायता करने के लिए बहुत सारे अमात्य, मंत्री परिषद, बहुत सारे अधिकारी होते थे जिनका उल्लेख कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में करता है। तो कौन कौन से अधिकारी थे? तो आप जैसे देख सकते हैं कि मंत्री परिषद, तो जो मंत्री परिषद जो होती थी वो राजा की सहायता करती थी। उनका वार्षिक वेतन 48,000 पर होता था। अर्थशास्त्र में मंत्री के गुणों की सूची दी गई है, जिनके अनुसार मंत्रियों को कुलीन, सत्यनिष्ठावान और बुद्धिमान होने पर बल दिया गया है। मंत्री परिषद में कौन कौन होते थे? जैसे कि पुरोहित, सेनापति, युवराज, कुछ अन्य मंत्री शामिल होते थे। जैसे हम कहते हैं ना कैबिनेट मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मंत्री होता है ना, इसमें विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये चार उनके प्रमुख मंत्रालय होते हैं। उसी तरह से राजा के भी अपने 4 प्रमुख अधिकारी होते थे, यानी इसको मंत्री कहते हैं। इसमें पुरोहित, सेनापति, युवराज और कुछ अन्य मंत्री सम्मिलित होते हैं, जिसको हम मंत्री परिषद अध्यक्ष कहते थे। याद रखिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने दिमाग में रखिएगा कि राजा है तो जाहिर सी बात है धर्म प्रधान है तो पुरोहित होगा ही, और राजा के बाद उसका पुत्री गद्दी पर बैठता है तो कौन बैठता है? युवराज होगा। अब राजा के साम्राज्य विस्तार और उसके बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए कौन होता है? सेनापति होता है। तो ये तो 3 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते थे। इसके अलावा आगे जब बात करेंगे तो अमात्य आते हैं। ये अमात्य क्या होते हैं? एक प्रकार से सचिव होते हैं। अधिकांश हमने देखा होगा कि मंत्रियों के अपने सचिव होते हैं जो छोटे छोटे कार्यों का संचालन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अमात्य यानी केंद्रीय प्रशासन बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है, जो कि मंत्रालय में आधुनिक सचिवों के तरित है और न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्य करते थे। अर्थशास्त्र के अमात्य की क्षमता सचिवों से की गई है। जैसे कि कोई भी मंत्री होता है, हमारा कैबिनेट मंत्री होते हैं,
या कोई स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है तो आपने देखा कि बहुत सारे सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं मुख्यमंत्रियों के, वो उनके प्रशासन में सहायता करते थे। जैसे कि राजा है, राजा की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होती थी। उन मंत्रियों के कार्यों में संचालन करने के लिए बहुत सारे सचिव होते थे, छोटे छोटे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल के सचिव होते थे जो उनके प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते थे। इसके अलावा कौटिल्य भी बहुत सारे अधिकारियों के नामों की भी घोषणा करता है। कौन कौन से ये अधिकारी हैं? तो यदि केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था, जैसा कि अर्थशास्त्र की बात करें कौटिल्य के, तो ये 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख करता है। अब ये 18 जो तीर्थ अधिकारी जो होते थे ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब ये 18 तीर्थ अधिकारी कौन कौन होते थे? तो जैसे कि मंत्री, पुरोहित, प्रधानमंत्री, धर्माधिकारी, ये तो 4 तो इंपॉर्टेंट हो गए, ये तो होते ही थे, कंपलसरी हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो समाहर्ता होता था जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, व्यवहारिक जो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता, सन्निधाता राजकीय कोषाधिकरण का प्रमुख होता, मंत्री परिषदा अध्यक्ष जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता, सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री, और दंडपाल सेना के लिए रसद पूर्ति करता था। यानी सेना जब युद्ध में जाती थी तो उनके लिए जो रसद सामग्री का जो व्यवस्था करने का काम यह दंडपाल ही करता था। इसके अलावा और भी अधिकारी होते थे। एक युवराज कौन होता था? राजा का पुत्र, जो राजा की मृत्यु के बाद या राजा के जीवित रहते समय वह उत्तराधिकार की गद्दी पर बैठता था। इसके अलावा अंतपाल कौन होता? वह सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करता। सीमावर्ती दुर्ग कौन कौन से होते थे? जैसे कोई राज्य है, राज्य के सीमा के अगल बगल जो उनकी सुरक्षा करने के लिए दुर्ग बनाए जाते थे। खास तौर पर कौन से सीमा दुर्ग होते थे? आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है, जैसे कि पहले अफगानिस्तान, इराक, ईरान की जो सीमा होती थी वहां पर उनकी सुरक्षा करने के लिए दुर्ग बनाए जाते थे, तो वहां पर इस अंतपाल को नियुक्त किया जाता। प्रतिष्ठा कौन होता? यह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता। इसके अलावा दुर्गपाल कौन होता? आंतरिक दुर्गों का प्रबंधक, यानी जो देश के अंदर जो दुर्ग बनाए जाते उनकी सुरक्षा करने के लिए नायक सेना का संचालन करता। नागरक जो होता नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। कमार्तिक जो उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता, यानी जो उद्योग धंधे जो मौर्य काल में चलते थे उनका संरक्षण करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए यह अधिकारी होता। प्रशासता जो राजकीय दस्तावेज और राजज्ञाओं को लिखने वाला होता था। द्वारिक राजमहल की देखभाल करने वाला अधिकारी होता। अंतवर्षिक सम्राट की अंग रक्षक सेना का प्रमुख होता था। इसके अलावा आटविक वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। अभी भी जो आपने देखा वो आटविक अभी भी नियुक्त किए जाते हैं IRS के नाम पर। फॉरेस्ट सर्विस जो होती है ना, तो उसी तरह से उसमें भी आटविक प्रमुख अधिकारी होते थे। ये जो अधिकारी जो है ना, ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। परीक्षा में आपसे हर बार पूछे जाएंगे इससे संबंधित क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में। तो कौटिल्य ने तीर्थ अधिकारियों के अलावा और भी 32 विभागों के अधिकारियों का वर्णन किया, जिसको हम अध्यक्ष भी कहते हैं। जैसे कि अक्षय पालाध्यक्ष यह महालेखागार होता था। अकारा अध्यक्ष खानों का प्रमुख अधिकारी होता था। सोवाणिक शाही टकसाल का अध्यक्ष, शाही टकसाल का मतलब क्या होता था? जिसमें सिक्के ढाले जाते थे, उसका अध्यक्ष यह होता था। शुल्काध्यक्ष जो व्यापारिक कर लगते थे उसको एकत्र करने वाला अधिकारी होता है, जिसको हम टैक्स ऑफिसर कहते हैं। इसके अलावा पोतवा अध्यक्ष तौल व माप की देख रेख करने वाला अधिकारी होता था। हमारे यहाँ अभी भी जिले में माप तौल के अधिकारी होते हैं ना, जो दुकानों पर जो बटखरे रखे होते हैं उनकी जांच परख करने के लिए, कोई धांधली न करे किसी भी वस्तु को तौलने के लिए, उसमें भी ये अधिकारी होते थे। इसके अलावा एक सूत्रा अध्यक्ष होता था, यह वस्त्र उद्योग या काटने और बुनने से संबंधित उद्योगों का प्रमुख होता था। इसके अलावा सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष यह होता था। तो याद रखिएगा, सीता अध्यक्ष जो होता था, जो राजकीय भूमि होती थी, यानी जो राज्य द्वारा खेती की जाती थी, वो उसका अध्यक्ष होता था। वहां से टैक्स वसूल करता और राजस्व में जमा करवाता, किसमें? सीधे केंद्रीय खजाने में। इसके अलावा सूरा अध्यक्ष जो मदिरा उद्योग एवं उसके उपभोग को नियंत्रित करने वाला अधिकारी होता था, जैसे आबकारी विभाग होता है हमारे यहाँ, उस तरह से यह अधिकारी था। सूना अध्यक्ष या कसाई खाने को नियंत्रित करने वाला प्रधान अधिकारी होता था, यानी जो मीट एक्सपोर्ट होता है उसको नियंत्रित करने वाला अधिकारी होता। गणिका अध्यक्ष या वैश्यालयों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। इसके अलावा मुद्रा अध्यक्ष कौन होता? पासपोर्ट की व्यवस्था करने वाला, पासपोर्ट की व्यवस्था करने वाला जो पासपोर्ट अधिकारी जो पासपोर्ट बनाते हैं वो उनका अधिकारी होता। जैसे कि हमारे अभी पासपोर्ट बनते हैं ना, ये वो अधिकारी होता। पाड़ा अध्यक्ष कौन होता? स्वदेशी एवं विदेशी व्यापार का नियंत्रक होता। इसके अलावा रूपदर्शक सिक्कों की जांच परख करने वाला ये अधिकारी होता। तो इसमें से याद रखिएगा, पहले तो एक ये आप ये मुद्रा अध्यक्ष आप याद रखिएगा। तो आप मुद्रा अध्यक्ष याद करेंगे तो आपको लगेगा कि ये मुद्रा यानी ये पैसे का जांच परख करता है, तो नहीं, यह पासपोर्ट की व्यवस्था करने वाला अधिकारी है। एक आप सीता अध्यक्ष को अच्छे से याद करिएगा। आप सीता का नाम सुनकर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो आप समझे कि वो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। तो इन दो अधिकारियों को जरा ध्यान से आप पढ़िएगा। एक और याद रखिएगा, रूपदर्शक,
तो ये भी देखिए कि सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी होता था। तो ये 2-3 ऐसे टॉपिक हैं, इनको अच्छे से आप याद रखिए, क्योंकि आप परीक्षा में जब आएगा तो आप इसे कंफ्यूज हो सकते हैं इन शब्दों से। अब इसके अलावा कौटिल्य ने राज्य के प्रमुख सप्तांगों का उल्लेख किया है। कैसे? कौटिल्य की व्यवस्था में राजनीति एवं सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों पर सम्राट का पूर्ण नियंत्रण था। राजा के सप्तांगों में वह सम्राट को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता था। कौन कौन से सप्तांग होते थे? जैसे अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, बल है, मित्र है। यह उपरोक्त सम्राट द्वारा ही संचालित होते थे तथा अपने अस्तित्व के लिए उसी पर निर्भर करते थे। तो ये जो सप्तांग है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, ये 7 अंग जो राजा के मतलब प्रमुख साम्राज्य के प्रमुख अंग माने जाते थे। यह परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि राजा के सप्तांग अंग कौन कौन से हैं, तो आप सीधे लिखेंगे अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, बल है, मित्र है। तो ये आते थे राजा के सप्तांगों में। इसके अलावा मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था की बात करेंगे तो कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था के विभिन्न पक्षों का उल्लेख किया, जैसे कि संस्था और संचर। जैसे कि संस्था जो होती थी वो एक ही स्थान पर रहती थी और जो संचरा होती थी वो भ्रमणशील करती थी, यानी एक ही स्थान पर रहकर, मतलब कि कोई एक गुप्तचर है वो यदि मान लो दुर्ग में रहता है तो दुर्ग में ही रहता था और वहां से सूचनाएं वो अपने राजा को पहुंचाता। लेकिन जो संचरा जो होता था वो एक स्थान पर न रहता, वो अलग अलग स्थानों पर घूमते हुए सारी सूचनाएं राजा तक पहुंचाता था। ये परीक्षा में दोनों पूछे जाते हैं। इसके अलावा कौटिल्य ने अनेक प्रकार के गुप्तचरों की नियुक्ति का सुझाव दिया, जैसे कपटीशीस, एकांतवासी, गृहस्थ व्यापारी, सन्यासी, सहपाठी, अशांति फैलाने वाले, आग लगाने वाले, विष घातक, विष कन्या सहित अनेक प्रकार की स्त्रियां, सपेरे, कालाबाजों तथा अन्य बहुत से व्यवसायियों को अंशकालीन पूर्णकालीन आधार पर इन कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता था। यह बड़े ही गूढ़ रूप से कौशल होते थे। यानी अब जैसे इसमें लिखा है कि सहपाठी सन्यासी, इसका क्या तात्पर्य है कि मतलब किसी कोई गुप्तचर है वह सन्यासी के रूप में गुप्तचर का काम करता था। सहपाठी को क्या होता था, यानी स्कूल कॉलेज में सहपाठियों के रूप में वह कार्य करता था। तो इस तरह से गुप्तचर भेष बदल के समाज में हमारे रहते थे और उसकी सारी सूचनाएं कहाँ पर, राजा को पहुंचाते थे। तो यह थी गुप्तचर व्यवस्था उस समय की, बहुत सुदृढ़ व्यवस्था उस समय की मानी जाती थी। तो यदि हम मौर्य काल की सैन्य संगठन व्यवस्था की बात करेंगे तो मौर्यकालीन साम्राज्य बहुत ही विस्तृत था। तो उसमें हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य जब विस्तृत था तो जाहिर सी बात उसकी सुरक्षा करने के लिए हमारे पास एक सैन्य संगठन होना चाहिए जो बहुत ही सुव्यवस्थित हो। तो उसमें प्रथम समिति जो होती थी जल सेना की व्यवस्था करती थी, दूसरी समिति थी सामग्री यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी, तीसरी समिति जो थी वो पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी, चौथी समिति थी अश्वरोहियों की व्यवस्था करती थी जिसको हम कहते हैं घुड़सवार सैन्य बल, पांचवी समिति थी जो गज सेना हाथियों की व्यवस्था करती थी, छठी समिति थी रथों के सेना की व्यवस्था करती थी। उस समय रथ से युद्ध लड़े जाते थे, फिर आगे जाके धीरे धीरे वो समाप्त हो गए। याद रखिएगा ये जो 6 समिति हैं, इस तरह से परीक्षा में आपको पूछेगा कि कितनी समिति होती थी तो आप 6 लिखेंगे। इसके अलावा आप यह भी बता सकते हैं कि किस किस समिति में कौन कौन सी विशेषता होती थी। लेकिन आप कभी किसी इंटरव्यू में जाइए या किसी कंपटीशन में जाइए तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पुटअप करेगा, आपसे पूछेगा कि समिति जो चौथी समिति होती थी उसकी क्या विशेषता थी, पांचवी समिति थी उसकी अपनी क्या विशेषता थी, छठी समिति थी उसकी अपनी क्या विशेषता थी। तो इस तरह से आपको याद करना होगा। तो मौर्य काल की ये 6 समिति होती थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सुव्यवस्थित समिति होती थी। भारतीय सेना की व्यवस्था आप देखेंगे तो आज भी ऐसी ही व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, बस जैसे रथ व्यवस्था है या गज सेना व्यवस्था ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो अश्वरोही या पैदल सैनिक, सामग्री यातायात, जल सेना ये आपको देखने को भारतीय सेना में मिल जाएगी। इसके अलावा सेनापति युद्ध विभाग का प्रधान होता, वही उसका अधिकारी होता। सेनापति का जो पद होता बहुत ही महत्वपूर्ण होता। उसको कितने 48,000 वार्षिक पड़ के अनुसार उसको वेतन मिलते थे, यानी कुल उसको 48,000 पड़ वार्षिक उसको वेतन मिलते थे। इसके अलावा सेना के चारों अंग जैसे कि पैदल सेना, गज, रथ के अलावा इसके अलग अलग अध्यक्ष होते जो सेनापति के अधीन होकर कार्य करते। इनको कितना वेतन मिलता, इनको 8,000 पड़ वार्षिक वेतन मिलता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला एक नायक होता था, जैसे कि हमारे यहाँ छोटे छोटे लेफ्टिनेंट, कैप्टन होते हैं ना जो युद्ध में सेना का संचालन करते हैं, उसी तरह से उस समय भी अधिकारी होते हैं। सेनापति के बाद नायक का पद ही सैनिक संगठन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि होता है कि जब भी कहीं युद्ध होता है तो हमारे यहाँ से एक बटालियन या एक सैनिक टुकड़ी भेजी जाती है तो उसके साथ एक कैप्टन, एक लेफ्टिनेंट, कर्नल भेजे जाते हैं। तो वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जनरल, मेजर जनरल तो युद्ध करने जाते नहीं है, वो अपने सहयोगियों को भेजते हैं युद्ध करने के लिए। तो उस समय भी ये नायक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें 12,000 पड़ वार्षिक वेतन प्राप्त होता। मौर्यों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। अर्थशास्त्र में नवा अध्यक्ष नामक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है जो युद्ध पोतों के अतिरिक्त व्यापारिक पोतों का भी अध्यक्ष होता था। इसके अलावा सीमांत प्रदेशों की रक्षा
सुदृढ़ द्वारा की जाती थी, यानी जो द्वार होते हैं, जो वहाँ पर बड़े बड़े दुर्ग बनाए जाते थे प्रवेश द्वारों पर, वहाँ पर उन दुर्गों के माध्यम से सीमांत प्रदेशों की रक्षा होती, जिनका अध्यक्ष अंतपाल नामक पदाधिकारी दुर्गों का अध्यक्ष होता था। तो इस तरह से उस समय के अधिकारी होते, उनको वेतन कितना मिलता था यहाँ पर उल्लेख किया गया। परीक्षा में आपसे कभी कभी पूछता है कि सेनापति को कितना वेतन मिलता था सालाना, एक नायक को कितना वेतन सालाना मिलता था, तो 48,000 और नायक को 12,000 पर वार्षिक वेतन मिलते थे उस समय। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जब हम मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आता है, केंद्रीय प्रशासन। केंद्र के बाद हमारा क्या आता है, प्रांत। सिंपल भाषा में समझेंगे कि स्टेट यानी राज्य। जैसे होता है ना कि भारत एक केंद्र है और उसके अधीन बहुत सारे राज्य हैं, तो यह थी राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था। तो मौर्य काल में बात करेंगे तो जो पूरा साम्राज्य था वह इन प्रांतों में बटा हुआ था। जैसे हम कहते हैं ना कि दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, उसी तरह मौर्य काल में भी यह पूरा साम्राज्य कई भागों में बटा हुआ था। जैसे कि उत्तरापथ, इसमें पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित था। इसकी राजधानी कौन थी, तक्षशिला। फिर अवंती रट, इसकी राजधानी कौन थी, उज्जैनी। कलिंग, यहाँ की राजधानी तोसली थी, एक कलिंग वहाँ की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ, इसमें दक्षिणा भारत का प्रदेश सम्मिलित था, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। प्रासी यानी पूर्वी भारत कहते हैं, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब ये तो पूरे प्रांत बटे हुए थे, तो इन प्रांतों का संचालन करने के लिए भी तो एक प्रांतपति की नियुक्त होगी। जैसे कि हम कहते हैं, जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, उसी तरह से प्रांतों का संचालन करने के लिए राजकुल से संबंधित कुमार होते थे। कौन होते थे ये कुमार, राजा के जो पुत्र होते थे, उनकी नियुक्ति इन प्रांतों में की जाती थी, या कोई बहुत ही विश्वसनीय पदाधिकारी जो होता था उसकी नियुक्ति की जाती थी। किंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी राज्यपाल बनाया जाता था। जैसे चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया। काठियावाड़ कहाँ पर है, गुजरात। इसके अलावा राज्यपाल को 1200 पर वार्षिक वेतन मिलता था। इनके भी अपने वेतन तय थे। तो राज्यपाल से तात्पर्य मेरा इस जो अभी वर्तमान में जो राज्यपाल होते हैं उनके जैसा नहीं, मतलब ये पूरी तरह से प्रांतों के एक प्रकार से छोटे शासक होते थे जो प्रांतों का संचालन करते थे। तो ऊपर देख सकते हैं कि उत्तरापथ हो गया आपका, एक अवंती रथ हो गया, कलिंग हो गया, दक्षिणापथ हो गया और आपका पूर्वी भारत होगा। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य पूरे प्रांतों में बटा हुआ था। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो राज्य होते हैं उसके अंदर जिले होते हैं, लेकिन जिले से ऊपर क्या होता है, एक मंडल होता है। हमारे जो राज्य होते हैं वो कई मंडलों में बटे होते हैं, जिसमें कई जिले मिलाकर एक मंडल बनाया जाता है। जैसे कि दुर्ग मंडल हो गया, या बिलासपुर मंडल हो गया, या रायपुर मंडल हो गया, तो उसमें बहुत सारे जिले आते हैं। उसी तरह से जो पूरा राज्य होता था वो कई मंडलों में बटा होता था। इन मंडलों के भी अपने प्रशासन होते थे। जैसे हमारा मंडल में कमिश्नरी होती है ना, कमिश्नर होते हैं, डीआईजी, आईजी होते हैं, उनका प्रशासन चलाने के लिए। तो उस समय भी जो राज्य जो मंडलों में बटे हुए थे उनका भी संचालन करने के लिए बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जैसे कि प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते हैं, जिसकी तुलना हम आधुनिक कमिश्नरी से कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लेखित प्रतिष्ठा नामक अधिकारी इस मंडल का प्रधान होता। अशोक के लेखों में इसे प्रादेशिक कहा गया है। वह अपने मंडल के विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों का निरीक्षण करता और समाहर्ता के प्रति उत्तरदायित्व होता था। फिर इसके बाद जो हमारे मंडल होते थे किसमें बटे होते थे, जिलों में बटे होते थे। जैसे मंडल होता है, अब जिले जैसे कि बिलासपुर हो गया, दुर्ग हो गया, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, तो ये जिले में बटे होते हैं। इन जिलों का प्रशासन चलाने के लिए क्या होता है, जिलाधिकारी होता है ना, जैसे डीएम होते हैं, कलेक्टर। उसी तरह उनका भी प्रशासन चलाने के लिए एक मंडलों का विभाजन जिलों में हुआ, जिसको हम आहार या विषय कहते हैं। तो यह विषयपति जो होता था उसका जिले का प्रधान होता है, वही वहाँ की शासन व्यवस्था चलाता है। अब जो जिले होते हैं वो किसमें बटे होते हैं, गाँव में बटे होते हैं। जो हमारे जैसे जिले हैं वो जिलों के अंदर बहुत सारे गाँव होते हैं, तो उसी तरह से जो जिले होते थे वो गाँव में बटे होते थे। तो मौर्य काल में जो जिले के नीचे आते उसको स्थानीय कहते हैं, उसमें 800 गाँव होते थे। स्थानीय के अंतर्गत द्रोणमुख, प्रत्येक के 400 गांव होते हैं, और द्रोणमुख के नीचे खारवटिक होता है। खारवटिक के अंदर 20 संग्रह होते हैं, और प्रत्येक खारवटिक के अंदर 200 ग्राम और प्रत्येक संग्रह में 10 ग्राम होते थे। मतलब कि पहले जिले आते हैं, जिले के अंदर भी गांव का अपना एक समूह होता है जिसमें कम से कम 800 गांव होते हैं। फिर उसके भी नीचे छोटे गांव आते हैं जिसमें 400 गांव होते हैं। फिर उसके भी नीचे और गांव आते हैं जिसमें 20 गांव होते हैं। फिर छोटा सा एक 10 गांव वाला होता। इसमें से आप याद रखिएगा, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट। परीक्षा में अक्सर पूछता है कि इसका क्रम बताइए कि पहले कौन आता है। तो पहले लिखेंगे स्थानीय आता है, फिर द्रोणमुख आता है, फिर खारवटिक आता है। इस तरह से पूरा इनका एक चरण बना हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे नगर प्रशासन।
तो जैसे कि पूरा जिले बटे हैं, गांव बटे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि यदि हम शहर में रहते हैं या सिटी में रहते हैं तो उनका अपना एक प्रशासन होता है, उसकी सुरक्षा करने के लिए भी एक नगर प्रशासन, नगर अधिकारी होता है। तो मौर्य काल के समय भी नगरों का प्रशासन चलाने के लिए बहुत सारी 6 समितियां बनी हुई थी। इन 6 समितियों में 5 सदस्य होते हैं, यानी प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं जो इन समितियों के माध्यम से पूरे नगर का संचालन करते थे। तो पहली जो समिति होती थी, यह समिति विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती, कारीगरों और कलाकारों के हितों की देखरेख करती थी। इसके अलावा जो दूसरी समिति थी वो विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास, चिकित्सा का प्रबंध करती थी। मतलब हुआ कि जैसे कि अभी भी कोई भी विदेशी किसी दूसरे देश से हमारे देश में आता है तो उसका पूरा बायोडाटा, पूरा डिटेल भारत सरकार या राज्य सरकार या जिले का अधिकारी रखता है, क्योंकि कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो उससे परिवार से संपर्क रखा जा सके। तो उस समय भी यह दूसरी समिति वो कार्य करती। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी, जैसे हमारे यहाँ अभी भी जनगणना होती है तो उस समय भी यह समिति जनगणना का हिसाब रखती। चौथी समिति नगर के व्यापार वाणिज्य की देखभाल करती थी। विक्रय की वस्तुओं तथा माप तोल का नियंत्रण करना इसी का कार्य होता था। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को 2 वस्तुओं को बेचने की अनुमति तब तक नहीं मिलती जब तक वह उसकी दुगुनी रकम अदा ना कर दे। इसके अलावा 5वीं समिति या उद्योग समिति होती जो बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकने, मिलावट के अपराधियों को दंड दिलवाने का कार्य करती थी। इसके अलावा 6ठी जो समिति होती थी या कर समिति होती थी। इसका कार्य क्या होता था? वस्तुओं पर टैक्स यानी कर लगाना, कर विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलना। विक्रय के मूल्य का यह 1/10 भाग होता था जो यह वसूलती थी। इस कर की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। तो इसके अलावा ये पूरी 6 समितियां, पहली समिति, दूसरी समिति, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी समिति, इनके अपने अपने कार्य होते थे और परीक्षा में कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ देगा आपसे कि चौथी समिति के बारे में बताइए, तीसरी समिति के बारे में बताइए, 6ठी समिति के बारे में बताइए, पहली समिति की क्या विशेषता है, तो आप इसको बताएंगे। पहली समिति औद्योगिक क्षेत्र से, दूसरी समिति विदेशी क्षेत्र से, तीसरी जनगणना से, चौथी नगर के वाणिज्य व्यापार से संबंधित थी, 5वीं उद्योग धंधों से संबंधित थी और 6ठी आपकी कर प्रणाली से संबंधित समिति थी। इसके अलावा ग्राम प्रशासन, तो मैंने पहले बताया कि जिले ग्रामों में बटे थे, तो जाहिर सी बात है ग्राम का भी तो एक प्रशासन होगा, उसका भी संचालन होता होगा। तो ग्राम का प्रशासन देखने के लिए क्या होता है? ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई होती, ग्राम का अध्यक्ष ग्रामीण होता। जैसे हमारे प्रधान होते हैं ना, तो उस समय ग्रामीण होता था, यही गाँव का संचालन करता था। अर्थशास्त्र का ग्राम वृद्ध परिषद का उल्लेख करता है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह ग्राम वृद्ध परिषद का उल्लेख करता है। इसमें गांव के प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि पंचायतें होती हैं या ग्राम प्रधान होता है, एक समिति होती है गांव में जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण उस समय के जो प्रबुद्ध जन लोग होते हैं वो सम्मिलित होते थे और गाँव का प्रशासन का वो संचालन करते थे। तो याद रखिएगा, कभी भी राजा जो होता था या राज्य होता था, प्रशासन गांव के मामले में हस्तक्षेप वो नहीं करता। गांव की भूमि का प्रबंध करने, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का काम ग्रामीणों के पास ही होता था। इसके अलावा ग्राम वृद्धों की परिषद न्याय का भी कार्य करती या ग्राम के छोटे मोटे झगड़ों का फैसला करती, जुर्माने आदि का प्रावधान करती थी। ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य गोप नामक कर्मचारी करता था। इसके अलावा ग्राम के घरों निवासियों का ठीक ढंग से विवरण सुरक्षित रखते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले करों का भी लेखा जोखा रखते थे। तो इस तरह से पूरी तरह से एक ग्रामीण व्यवस्था बनी हुई थी। ग्रामीणी यानी जो उस समय के अध्यक्ष होते, गांव का शासन प्रशासन चलाते थे। इसके अलावा जो एक ग्राम वृद्ध जो परिषद होती, जो समितियां होती थी, वो गांव का पूरी तरह संचालन करती थी, सुरक्षा व्यवस्था करना या तालाब की व्यवस्था करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, यहाँ तक कि उसकी गाँव में कौन सी खेती होगी, कौन सी खेती नहीं होगी, भूमि की देखभाल करना, पूरी तरह से व्यवस्था यह ग्राम वृद्ध परिषद ही करती थी उस समय। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की हम बात करेंगे तो मौर्यकाल एक तंत्रात्मक शासन में सर्वोच्च सम्राट न्यायाधीश होता था। तो इसमें एक धर्मस्थलीय न्यायालय यानी इसको हम दीवानी न्यायालय कहते हैं, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय होता था। इन न्यायालयों का अंतर बहुत ही अधिक स्पष्ट नहीं है, लेकिन दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय इनको कह सकते हैं। इन दोनों में 3-3 न्यायाधीश एक साथ बैठकर न्याय का कार्य करते थे। अब इसमें दंड कैसे दिए जाते थे? तो कौटिल्य ने 3 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है, जैसे कि पूर्व साहस दंड यह 48 से लेकर 96 पद तक होता, मध्यम साहस दंड 200 से लेकर 500 पद तक होता और उत्तम साहस दंड यह 500 से लेकर 1000 पद तक होता। इसके अतिरिक्त कैद, कोड़े मारना, अंग भंग करना, मृत्यु दंड की सजा भी दी जाती थी। तो यह थी पूरी तरह से मौर्यकालीन न्यायिक व्यवस्था, जिसमें धर्मस्थली और कटक शोधन न्यायालय होते। धर्मस्थली दीवानी न्यायालय और कटक शोधन आपका फौजदारी न्यायालय होता था। आज हमने मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा। यह बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट विषय है। जब भी आप परीक्षा में बैठिएगा, जब भी आपको लिखना होगा तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक क्रम बना लीजिएगा कि केंद्रीय प्रशासन,
फिर प्रांतों का प्रशासन, प्रांतों में आपके मंडल आते हैं, मंडल में आपके जिले आते हैं, जिले में आपका गांव आता है, ये हो जाएंगे। इसके अलावा उस समय की सैन्य व्यवस्था आपकी हो जाएगी, ग्राम का प्रशासन हो जाएगा, नगर प्रशासन हो जाएगा और सैनिक व्यवस्था हो जाएगी। इस तरह क्रम बना के आप लिखेंगे तो आसानी से परीक्षा में लिख सकते हैं। तो आज के लिए छात्रों बस इतना ही। मैं डॉक्टर प्रवीण पाठक, अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। धन्यवाद।